दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की धड़कनें बढ़ चुकी है। गृह मंत्रालय में हलचल तेज है। प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर भी कई फाइलों को टटोला जा रहा है और इस दौर में पहली बार नौकरशाही जमा कर रही है। इस देश के भीतर कितने छात्र बेरोजगार हैं, उनके नाम कहां कहां दर्ज हैं, अलग अलग राज्यों का डाटा क्या कहता है और इस देश के भीतर जो खर्च होता है, जो परीक्षा करवाने पर खर्च होता है वो कितना खर्च होता है, जो बजट दिया जाता है वो बजट कितना होता है। कभी किसी विभाग के जरिए पार्लियामेंट में कोई सफाई एजुकेशन मिनिस्ट्री के जरिए क्यों पार्लियामेंट तक नहीं पहुंची, जहां पर इस बात का जिक्र होता कि दरअसल कैसी मुश्किलें इस देश में इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारों की परीक्षा कराने को लेकर खड़ी हो जाती है। आप हैरत में होंगे ये हो क्या गया है। हुआ कुछ नहीं है। एक वीडियो आया है। उस वीडियो में कहा गया है कि दरअसल भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यह लोकतांत्रिक देश संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान के हिसाब से चलने का मतलब होता है कानून का राज है और उस कानून के तहत इस देश के नागरिकों को भी अपने विरोध को बतलाने जतलाने का अधिकार है और अगर वो अधिकार छीना जाता है तो इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो चलिए इसकी भी परीक्षा हो जाए और अगर किसी की इजाजत किसी विरोध को करने से पहले लेनी पड़ती है तो हम इजाजत लेंगे। दरअसल ये वीडियो या यह बात कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 3 मिनट के एक वीडियो को जारी करके कह दी है कि हम 6 जून को आ रहे हैं, दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, सभी वहां पर आ जाएं, हम सीधे पार्लियामेंट थाने जाएंगे, इजाजत मांगेंगे और उसके बाद हम जंतर मंतर पर विरोध करेंगे। हमारी मांग एक ही है। शुरू में यह मांग बहुत साफ है, इस देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें या उनसे इस्तीफा ले लिया जाए। लगभग 8 लाख लोगों ने उस पर सहमति जताई है जो हमने ऑनलाइन जारी किया था। यह हो सकता है कि हमारी गिरफ्तारी एयरपोर्ट पर ही हो जाए, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक देश है ये, हमें विरोध करने का अधिकार मिलना चाहिए। एक तरफ इस बात का खुला ऐलान कर दिया गया, उस मंच का पहला प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को होगा और 6 जून को अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर इतनी बड़ी तादाद में कॉकरोच जनता पार्टी के साथ सहमति जताने वाले वह लेजी छात्र जो इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शर्त के साथ लिखा हुआ है इस पार्टी के, अगर वो सक्रिय हो गए तो उसके बाद क्या होगा। उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस दौर में पूरी विपक्ष की राजनीति ने यह मान लिया है कि दरअसल इस देश में जेनजी अगर खड़ा होगा तो व्यापक सत्ता परिवर्तन के आसार बन सकते हैं या फिर उसी आसरे इस देश में तख्ता पलट हो सकता है। यह सोच अजीबोगरीब लग सकती है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल कार्यक्रम इस देश के भीतर विपक्ष की राजनीति में थम से गए हैं। हर कोई जानता है कि दरअसल राजनीतिक तौर पर मुद्दे उठेंगे तो वो पॉलिटिकल इशू कहलाएंगे और उसके बाद चुनाव और चुनाव के बीच में ये पॉलिटिकल इशू गायब इसलिए हो जाएंगे क्योंकि चुनाव तो सत्ता ही जीतेगी। और शायद इसीलिए खुलकर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यह लिख दिया कि दरअसल जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अगर वह एक भी वोट गलत तरीके से काटे हुए दिखाई देंगे तो उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। यानी वो यह भी बतला रहे हैं या जान रहे हैं गड़बड़ी कहां कहां पर कैसे कैसे है। तो इस वक्त दिल्ली की धड़कनें दो दृष्टि से बढ़ी हुई है। पहली दृष्टि है कि 6 जून को क्या होगा और दूसरी दृष्टि है इस देश के भीतर जो बेरोजगारों की तादाद है, जो जेनजी है, उनकी कितनी संख्या है कि अगर वो सक्रिय हो जाए और राज्य दर राज्य अलग अलग परीक्षाओं के जरिए, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के जरिए, अलग अलग जगहों पर बेरोजगारी के आलम में अलग अलग जगह से जो मुश्किल हालात हैं उसके जरिए अगर सभी एकजुट होने लग जाएंगे तो राजनीति की जरूरत कहां पड़ेगी। यह तो एक सोशल रेवोल्यूशन की दिशा में परिस्थिति बढ़ जाएगी। तो फिर गृह मंत्रालय दिल्ली में सक्रिय हो गया है।
वो जान समझ रहा है कि दरअसल ये हालात मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और जब सत्ता के लिए जो चीजें ठीक नहीं होती है तो उसकी एवज में जब आप कोई भी कदम उठाते हैं तो वो कदम उस विरोध के स्वर को कहीं तेज तो नहीं कर देंगे। और महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि कुछ नौकरशाह सरकार को यह कहने से इस बार चूक नहीं रहे हैं। देखिए, जरा सहज रहिएगा, क्योंकि इस देश में पहली बार जो सबसे महत्वपूर्ण पद, जो सबसे क्रेडिबल पद और जिसके जरिए इस देश में लोकतंत्र या संविधान या फिर न्याय का जिक्र होता है, वो पद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 15 मई को इस देश के युवाओं को लेकर जो कॉकरोच कहा, हालांकि बाद में सफाई दी वो किस संदर्भ में कह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी 16 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। और हमारी टीम ने बतलाया कि जैसे ही 16 तारीख को यह बनती है, इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स 5 लाख होते हैं। पहली बार अकाउंट देश भर में वायरल होता है। 10 लाख फॉलोअर्स 2 दिन के भीतर होते हैं। इस देश में कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। 66 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स 20 तारीख को हो जाते हैं। उसके बाद एक्स पर अकाउंट बंद कर दिया और उसके बाद इंस्टाग्राम पर देश के सभी नेशनल पार्टियों से ज्यादा फॉलोअर्स होते होते 2 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। और इसी को लेकर ऑनलाइन पिटीशन एक जारी की गई, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। और अब कहा गया कि दरअसल हम आ रहे हैं, और उससे पहले सभी पर्सनल अकाउंट इस दौर में सस्पेंड कर दिए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हड़बड़ी मत कीजिए, भावनात्मक तौर पर चीजों को मत लीजिए, जब जरूरत होगी तब सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने कहा, अच्छा, जो अकाउंट बंद है अब इसकी हम अगली सुनवाई 6 जुलाई को करेंगे, तब तक देखिए, परखिए, समझिए चीजों को, जानिए, समझिए। तो क्या बात आई गई हो गई, या एक झटके में 3 सवाल इस देश के भीतर बड़े हो गए? बड़े इसलिए हो गए क्योंकि 6 जून को ही दिल्ली में विपक्षी नेताओं की बैठक है, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे, जिसका आग्रह ममता बनर्जी ने किया था। और इस बैठक में पहली बार स्टालिन शामिल नहीं होंगे, जो इससे पहले प्रमुख तौर पर शामिल होते थे। यानी विपक्ष के भीतर भी एक अफरा तफरी और एकजुटता को लेकर एक सवाल है। उस सवाल का जवाब 6 जून को मिलेगा। 6 जून को ही अभिजीत दिपके जो दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद वो इजाजत लेकर जंतर मंतर पर यह इस ऐलान के साथ जाना चाह रहे हैं कि सभी पहुंच जाएं। यानी अब लेजी रहने का वक्त नहीं है। और जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, उसी समय जो एक बैठक हुई थी नीट और सीबीएसई के बाद रक्षा मंत्री के घर पर, राजनाथ सिंह के घर पर, जिसमें शिक्षा मंत्री की मौजूदगी भी थी, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, जिसमें एनटीए के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे, जिसमें पीएमओ के 6 अधिकारी भी मौजूद थे, जिसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी लेवल के मौजूदगी उन अधिकारियों की भी थी। एक चर्चा उस बीच में जरूर निकली कि दरअसल कितनी बड़ी तादाद होगी और इस तादाद का असर इस देश के भीतर क्या होगा जब एक सिस्टम काम कर रहा है, उस सिस्टम में कुछ ग्लिचेस आ गए तो क्या ग्लिचेस का विरोध ऐसे संभव है जो पॉलिटिकल तौर पर इस देश के भीतर सक्रियता को और तेज कर दे, या फिर इस दौर की पॉलिटिकल सक्रियता तो नहीं बंद हो गई, जिसके बाद ऐसी हरकत के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष है वह भी चाहता है कि दरअसल जेनजी इस दौर में सक्रिय हो जाए, क्योंकि इसके अलावे कोई रास्ता बचता नहीं है। दरअसल यह स्थिति जानने से पहले और समझने से पहले 2 बातों पर गौर कीजिएगा। इस देश के भीतर सरकार ने जो रोजगार दफ्तर बनाया हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा नाम दर्ज है उत्तर प्रदेश के 80 लाख छात्रों का। बिहार के भीतर यह दर्ज है तकरीबन 45 लाख छात्रों का। 1 करोड़ पार यही हो गया। और इसके बाद इस देश के 5 राज्यों को अगर आप और जोड़ें, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें महाराष्ट्र है, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, इन दोनों को एक समाहित करके देखिए, क्योंकि तभी से जो रोजगार दफ्तर बनाया गया था जो नामांकित करने में, इसको अलग अलग विभाजित 3 साल पहले किया तो गया, लेकिन अभी जोड़कर जहन में रखिएगा। चौथा बड़ा राज्य है तमिलनाडु,
और पांचवां बड़ा राज्य है पंजाब। इन सभी को मिलाइएगा तो इस देश के भीतर तकरीबन 3 करोड़ के लगभग बेरोजगार युवाओं के नाम पते आपके सामने होंगे, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग अलग जगहों पर जो रोजगार पाने के लिए अपना नाम दर्ज कराते हैं और जो सरकारी दफ्तरों में जिसकी फाइल भी मौजूद है, उसमें तकरीबन इस देश के 1 करोड़ 20 लाख छात्रों के नाम पड़े हुए हैं। और इस दौर में रोजगार सरकारी स्तर पर गायब और प्राइवेटली भी गायब। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि प्राइवेटली गायब। इस देश में सबसे युवा लोगों को नौकरी दरअसल कोई देता था तो वह इन्फोसिस के जरिए मिलती थी। 2022 तक इस देश के भीतर जो 30 बरस से कम का युवा था, यानी जो जेंजी था, उसकी तादाद इन्फोसिस में लगभग 60-61% थी, 60 to 61%। 2026 में खिसकते खिचकते वो आधे पर आ गए, यानी 50 to 51% के बीच में वो आकर फंस चुकी है। यानी लगभग 3,20,000 इंप्लॉई है तो उसमें 1,60,000 30 से कम की उम्र के हैं और उसके बाद 30 से ज्यादा के बाकी हैं। जो रिलायंस है उसके कमोवेश हर क्षेत्र में इस दौर में रोजगार कम होते चले जा रहे हैं। इस पर भी हमारी टीम ने काम किया। हम ये डाटा बताएं उससे पहले और भी क्षेत्रों का जो डाटा आपके सामने रखें। यहां पर दो हकीकत समझ लीजिए कि अगर इस देश में कॉकरोच सक्रिय हो गया और अगर इस देश के राजनीतिक सत्ता को यह लग रहा है कि कॉकरोच अगर सक्रिय हुआ, उसने अपना लेजीपन छोड़ दिया, तो यह परिस्थिति पहली बार किसी पॉलिटिकल बदलाव की दिशा में जाए या ना जाए, लेकिन राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन जो समाज के भीतर होना है, क्योंकि इसमें पहली बार तमाम विपक्षी राजनीतिक दल ये मानकर चल रहे हैं कि दरअसल वह उनकी भूमिका उस रूप में नहीं है। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने आज जो एक्स पर लिखा उसमें इस बात का जिक्र किया कि सीबीएसई कॉपी जांचने में गड़बड़ी करे और जांच में गड़बड़ी हुई है तो उसकी एवज में कोई छात्र अगर अपनी कॉपी को देखना चाहता है, रीएवोल्यूशन चाहता है, किसी एक सवाल के सही जवाब जो उसने दिया है उसको देखना चाहता है, हर चीज में पैसा वसूला जाता है। और यह पैसा लगभग जो सीबीएसई के जरिए वसूला जाता है वह 1,500 करोड़ को पार कर चुका है इस देश भर के भीतर में। यानी कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम अपने ही प्रोडक्ट को गलत, अपने ही काम को गलत कर रहे हैं और 1,500 करोड़ से ज्यादा कमा ले रहे हैं। इस देश के तमाम शहरों में उनके दफ्तर हैं। एनटीए के पास तो हजारों करोड़ का पावर है। मुश्किल दूसरी बात है, यहां से सवाल होता है सरकार के भीतर आखिर कौन सी बात खटक रही है। हमें लगता है उसको हम जिक्र करना शुरू करें उससे पहले अपने आने का जो ऐलान किया अभिजीत दीपके ने, जिसको लेकर दिल्ली की धड़कनें बढ़ गई, पहले सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। तो 6 जून को जंतर मंतर, वहां तक क्या वाकई अभिजीत दीपके पहुंच पाएंगे? धड़कनें और हलचल जब अभी से बढ़ गई तो फिर 5 जून से क्या होगा 6 जून तक उनके पहुंचने तक? और क्या वाकई एक नए आंदोलन को यह देश देख रहा है या फिर लोगों के भीतर किसी उम्मीद के मरने की खबर अब नए तरीके से जागृत हो जाए, इस दिशा में यह देश सोचने लगा है? यह सारी बातें बेकार की है। यह बेकार की बातें इसलिए हैं क्योंकि जिस नेक्सस का जिक्र लगातार परीक्षा में फेल होती परिस्थितियां या फेल होता सिस्टम या नीट का पेपर लीक हो जाना, उसके जरिए जो पूरा एक नेक्सस जो पॉलिटिकल वे में जोड़कर इस देश में देखा जा रहा है,
उससे हटकर परिस्थिति यह भी है कि इस दौर में हर नेक्सस की तार क्या पीएमओ तक जाते हैं। यह सवाल हर किसी को इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि 2014-15 में ही बकायदा प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था कि हर मंत्रालय के भीतर जो नौकरशाही है और मंत्री है, जब किसी प्रोग्राम को बनाएंगे तो उस प्रोग्राम पर फाइनल निर्णय पीएमओ लेगा और पीएमओ में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति होता है वो उसकी मौजूदगी होगी। एडिशनल सेक्रेटरी के हस्ताक्षर के बगैर इस देश में कोई पन्ना आगे बढ़ता नहीं है जो सरकारी तंत्र का हिस्सा है, तो उसकी भी मौजूदगी निर्णायक लेने के लिए पीएमओ के भीतर कमोवेश हर मंत्रालय काम कर रहा होता है। यानी किसी भी मंत्रालय के भीतर कोई भी निर्णय लिया जा रहा हो उस पर निगाहें पीएमओ की होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह सवाल कोई भी खड़ा कर सकता है, तो क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री के भीतर जो भी निर्णय लिए गए, खास तौर से 2015 के बाद जब बड़ी तादाद में संघ के स्वयंसेवकों की भर्ती एचआरडी मिनिस्ट्री में शुरू हुई थी और इतनी बड़ी तादाद में वो जाति चले गए जिससे लगा इस देश के भीतर पूरे एजुकेशन सिस्टम को वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इसीलिए सिलेबस बदला, करिकुलम बदला, परीक्षा के तौर तरीके बदले, किसको मान्यता देनी है ये बदले, और वहां से बात निकलते निकलते पीएचडी में कौन सा इशू होगा और वह इशू कहीं कांग्रेस या विपक्ष की थ्योरी या फिलॉसफी के आश्रय तो आगे नहीं बढ़ा रहा होगा। उसमें सावरकर की मौजूदगी है या नहीं है, वो जरूर रहनी चाहिए। यानी पीएचडी में चुने गए सब्जेक्ट, विषय या महत्वपूर्ण इश्यूज को लेकर जो भी सोच होगी उसके पीछे एक आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी रहनी चाहिए। और यह बात इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि प्रीमियर यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का आप जिक्र कर लीजिए और बीते कई सालों के पीएचडी के विषय को आप उठाकर देखिएगा तो आप हैरत में आ जाएंगे कि ऐसे पीएचडी की दिशा में काम करने का क्या लाभ। लेकिन सवाल है, पैसा तो वहीं से मिलेगा जब आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा कि आप पीएचडी कर रहे हैं। तो एक पूरी की पूरी फिलॉसफी जो चली आ रही थी और जो पीएमओ की निगरानी में चल रही थी, क्या ऐसी स्थिति इस देश के भीतर आ सकती है जहां पर इस एजुकेशन सिस्टम के बाद की परिस्थिति उस पूरे नेक्सस को उभार दे? तो इसको रोका कैसे जाए? यहां पर धर्मेंद्र प्रधान का सवाल आता है। देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए या किसी भी सत्ता के लिए यह बहुत छोटी सी बात है। एक मंत्री को पद से हटा दीजिए, इस देश में गुस्सा थम जाएगा और कहेंगे ठीक है, नए मंत्री आया, इसको कुछ दिन का वक्त दिया जाए, यह चीजों को ठीक करेगा। बहुत आसान है। लेकिन बात यह है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री या एजुकेशन का सवाल तो इस देश के युवाओं से सीधे तौर पर जुड़ गया और उसको लेकर देश के भीतर अलग अलग परतों में, पॉलिटिकल तौर पर, सोशल तौर पर, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में, तीनों जगह सत्ता अगर फेल है तो हर एस्पेक्ट उभरना शुरू हो जाएगा। हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि दरअसल बेरोजगारी की परिस्थिति क्या है। हमारी टीम ने बताया कि यहां तक कि रिलायंस जो सबसे ज्यादा नौकरियां देता है, वहां पर डिजिटल सर्विस में पिछले साल और इस साल में 19,701 पद खत्म हो गए, यानी एम्प्लॉय इतने कम हो गए। ऑयल एंड केमिकल 29,985 एम्प्लॉयज थे, घटकर 28,051 एम्प्लॉय हो गए। यहां तक कि उसके ऑयल एंड गैस सेक्टर में वहां पर भी कम होते गए। और जो मीडिया और एंटरटेनमेंट का क्षेत्र है वहां पर उसके टोटल एम्प्लॉय थे 11,186 जो घटकर 10,295 पर आ गए। मैक्सिमम भर्ती रिटेल क्षेत्र में हुई है, उस रिटेल क्षेत्र में जहां पर जनता के सामने महंगाई सामने खड़ी हुई है और उसके सामने मुश्किल हालात हैं। लगभग 42,000 लोगों की भर्ती रिटेल क्षेत्र में रिलायंस में हुई है। कमोवेश जब हम इन्फोसिस का जिक्र कर रहे थे तो इन्फोसिस में लगभग 3,20,000 एम्प्लॉई हैं, उसमें से 1,66,000 30 से कम हैं और बाकी सभी ज्यादा हैं। जो पहले यंगस्टर ज्यादा हुआ करते थे, नए युवाओं के सामने उनको काम दे पाने की स्थिति में इस दौर में पब्लिक सेक्टर तो नहीं था, प्राइवेट भी नहीं बच पा रहा है क्योंकि परिस्थितियां हर क्षेत्र में नाजुक होती चली जा रही है।
यानी एक नेक्सस को पकड़ने के लिए क्या सरकार अपने कामकाज और गवर्नेंस के तौर तरीकों के पूरे नेक्सस को खोल सकती है? क्योंकि हर क्षेत्र में अगर ऐसा निर्णय हो रहा होगा तो फिर आप हर डिपार्टमेंट की फाइल खोलना शुरू कर देंगे। वो कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, वो एमएसएमई भी हो सकता है, वो इस देश का फाइनेंस मिनिस्ट्री भी हो सकती है। इतनी बड़ी तादाद में खुद सरकार जब जानकारी देती है कि इस देश के भीतर अब जो लोन लिया जाता है उसका आंकड़ा सरकार ने पार्लियामेंट के भीतर दिया, वो इसलिए चौंकाता है क्योंकि पहली बार रिटेल लोन वो 45,000 करोड़ का था 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, जो लास्ट लोकसभा में जानकारी दी गई, जो इंडस्ट्रियलिस्टों से भी ज्यादा था। इंडस्ट्रियलिस्टों ने 37,716 करोड़ का लोन उठाया, लेकिन रिटेल लोन जो था वो 45,404 करोड़ का था और एग्रीकल्चर में 21,882 करोड़ का था। ये रिटेल लोन जो था ये सर्विस सेक्टर से भी ज्यादा था। सर्विस सेक्टर का लोन 38,438 करोड़ रुपए था। एमएसएमई का लोन भी 25,000 करोड़ का था। यह मैसेज इसलिए है क्योंकि इन सब की माफी अपने तौर पर 11 साल में 19 लाख करोड़ हर कैटेगरी में इस रूप में माफ की गई है। खुद सरकार ने पार्लियामेंट में दिए गए उसके आंकड़े हैं। हम इस बात का एक रेफरेंस के तौर पर जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह एक उस नेक्सस के परतों को हटाता है जिसमें अगर एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तब तो आप हर मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। और संयोग से हमारे यहां तीनों लेयर वो इस देश के मंत्रालयों से जुड़ी हुई लेयर हो, जिसमें एजुकेशन का हम जिक्र कर रहे हैं। दूसरी लेयर इस देश के सोशल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, जो सामाजिक ताने बाने के भीतर पहली बार लोगों को इस बात के लिए परेशान कर रही है कि दरअसल वो पूरा सिस्टम चकनाचूर हो चला है। क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर खत्म हुआ, एग्रीकल्चर पर निर्भरता मजदूरी में तब्दील कर दी गई। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर दे दिया, बाहर बच्चे पढ़ने गए, उन्होंने लोन लिया, बच्चों को पढ़ा रहे, बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोन कैसे चुकाएं, वहां पर बैंक जो है लगातार नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं। और इस पूरे एस्पेक्ट में हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस मौजूदा वक्त में इतनी व्यापक और संकटपूर्ण हो गई कि सत्ता ने खुद माना, सरकार ने खुद माना, प्रधानमंत्री ने खुद कहा गरीबी तक बढ़ जाएगी। यह दरअसल उस पूरे नेक्सस की कहानी है और शायद इसीलिए 6 जून क्यों महत्वपूर्ण है। एक बार फिर जरा सुनिए उनकी बात। दरअसल यह बात सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भर से जुड़ी है? बिल्कुल नहीं। यह बात क्या सिर्फ जो परीक्षार्थी हैं या जो नीट की परीक्षा दे रहे थे, पेपर लीक हो गया, उनके भीतर का गुस्सा है, उससे जुड़ी है? बिल्कुल नहीं। यह क्या सिर्फ सीबीएसई उन परिस्थितियों से जुड़ी है जहां पर छात्र परेशान है? मसला यह है कि इस देश के भीतर जितनी बड़ी तादाद में युवा परीक्षा दे रहा है या नौकरी चाहता है, उससे ठीक 2 गुना ज्यादा छात्र, युवा, छात्र तो नहीं कहें, युवा कह सकते हैं, जेनजी कह सकते हैं, वो दरअसल इस देश में मजदूर है, दिहाड़ी मजदूरी भी करता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगातार काम भी कर रहा है। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। जो अपने गांव से ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? जब आप टटोलेंगे तो इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर इनको हमारी बात माननी होगी। 5 लीटर का कहें, 5 केजी का कहें, वो जो आता था जिसमें किसी आधार कार्ड को दिखाने की जरूरत नहीं, एड्रेस बताने की जरूरत नहीं, वो खुदरे तौर पर मिल जाता है, अब वो मिल नहीं रहा है। और सरकार ने आज ही उसमें 11 रुपए और बढ़ा दिए।
ठीक 1 महीने पहले 1 मई को 261 रुपए बढ़ाए थे। यानी 30 अप्रैल तक इस सिलेंडर की कीमत 549 रुपीज थी, आज ये 821 रुपीज है। यह भी नहीं मिल पा रहा है। इस देश के भीतर तकरीबन 80 लाख से ज्यादा जो कॉमर्शियल होटल्स चलते हैं, छिटपुट जो ठेके के तौर पर चलते हैं, वहां 80 लाख से ज्यादा मजदूर के तौर पर काम लोग करते हैं। ये 80 लाख हम आपको एक मिनिमम परिस्थिति बतला रहे हैं। सरकार का आर्गुमेंट है कि यहां 80 लाख से लेकर लगभग 1.5 करोड़ तक मजदूरी काम करते हैं जो कॉमर्शियल होटल्स बाईपास पे चलते हैं या फिर शहरों के भीतर चलते हैं। उसकी स्थिति क्या हुई? उसकी स्थिति यह हुई कि युद्ध से पहले या कहीं साल के भीतर में अगर आप देखिएगा तो 1541 रुपए में मिलता था, अब वो 3113 रुपए में मिलता है। उसमें भी आज बढ़ोतरी कर दी गई 53 रुपीज 50 पैसे की। अब आप कहेंगे कीमत तो बढ़ेगी। यहां सवाल यह है कीमत बढ़ने के बावजूद भी वह उपलब्ध नहीं है, उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, चाहे वो छोटा सिलेंडर हो चाहे वो कमर्शियल सिलेंडर हो। जो घरेलू गैस है अभी तक उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं है, वो सीधे मिडिल क्लास पर इस देश के शहरी मिजाज को सीधे आहत करेगा। असल में हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन और रोजगार और डिग्री होने के बावजूद भी काम नहीं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भीतर भी काम नहीं मिलना, और न्यूनतम मजदूरी भी पूरी ना मिल पाना, यह सोशल स्ट्रक्चर और इन सब के साथ तीसरी एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई वो परिस्थिति जो इस देश के भीतर जेनजी को लगातार राजनीतिक तौर पर उबालने की दिशा में ले जा रही है। क्योंकि राहुल गांधी अब खुले तौर पर उसी जेनजी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सीबीएसई के भीतर जेब कतरे बैठे हुए हैं जो हर चीज का पैसा लेते हैं, जिसकी वजह उनकी अपनी गड़बड़ी है। यानी ये एक ऐसी परिस्थिति है जो क्या राजनीतिक उबाल इस देश में पैदा कर सकती है। दिल्ली की हलचल, दिल्ली की धड़कनें इसीलिए बढ़ी हुई है, और यह सवाल वाकई बड़ा हो चला है। पहली बार पॉलिटिकल प्लेयर्स कहीं नहीं है, और पॉलिटिकल प्लेयर्स अपने आप को उसी जेनजी के पीछे लाकर खड़ा करना चाह रहे हैं जिससे वो आगे तो बढ़े, क्योंकि उनके पास अपने मुद्दे, अपने इशू, अपने तौर तरीके, डेमोक्रेसी के इलेक्ट्रल फॉर्म सब इस दौर में बदल दिए गए, और वो जान गए कि दरअसल अब चुनाव लड़ने से भी कोई फायदा होगा नहीं। तो क्या ये एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ते हुए कदम है, और उसी की परीक्षा पहली बार गृह मंत्री अमित शाह की है। इंतजार कीजिए, 6 जून का नहीं, उससे पहले ही सक्रिय होती सरकार और बढ़ती हुई धड़कनों को संभालने के लिए क्या कुछ होता है। इस्तीफा तो इसलिए नहीं होगा, एक नेक्सस खुला तो आप सारे नेक्सस को देखने लगेंगे, और सारे नेक्सस की धागा अगर उस पीएमओ में चला जाएगा तो आपके निशाने पर देश के प्रधानमंत्री आ जाएंगे, जो प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा सत्ता के भीतर, क्योंकि वही एकमात्र चेहरा भी हैं और वही एकमात्र मुखौटा भी है। तो उनको धराशायी कौन करेगा, क्यों करेगा, और वो उस पोजीशन में खुद को लाकर क्यों खड़ा करेंगे। तो क्या कहा जाए, ये एक शुरुआत हो रही है इस देश के भीतर उस पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, जेनजी होगा। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।